गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों का हमारे चैनल होम साइंस ट्रिक विद आराधना में स्वागत है। तो हम आप लोगों को मुख्य सेविका और वो टीजीटी पीजीटी में भी है जो कुछ रोग हैं उनके बारे में जानना है। जो मैंने बुखार के बारे में पूरा बता दिया था, फीवर क्या होता है, तापमान बढ़ना क्या होता है, तापमान कैसे बढ़ता है, बढ़ता तो क्या होता है, हमारे मेटाबॉलिज्म पे उसका क्या असर पड़ता है, मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ता है तो फिर हमारी ऊर्जा पे क्या असर, हमारी एनर्जी कैलोरी कितना लेना पड़ता है, हमारे पोषक तत्वों पे क्या उसका असर पड़ता है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको एक एक करके बता दी थी कि बुखार क्या होता है। तापमान बढ़ना, बॉडी का हमारा सामान्य तापमान होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इससे एक फ़ारेनहाइट पे अगर ज़्यादा हुआ हमारा टेम्परेचर या एक सेल्सियस ज़्यादा हुआ तो क्या होता है, हमारे बॉडी का तापमान बढ़ जाता है और हमें क्या हो जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं कि हमको बुखार हो गया है। बुखार होने से और क्या, हमारे मेटाबॉलिज्म पे क्या असर पड़ता है, तो हमारे मेटाबॉलिज्म पे क्या असर पड़ता है कि एक फ़ारेनहाइट बुखार बढ़ने से 7% मेटाबॉलिज्म की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। और आधारित चयापचय दर, मेटाबॉलिज्म दर क्या होती है, तो जैसे आप कहते हैं कि हम चलते हैं तो कार्य करते हैं तो जो हमारी कैलोरी लॉस होती है, लेकिन कुछ कार्य होते हैं कि जो हम क्या करते हैं, जब मतलब जगते रहते हैं तो करते, जैसे यहाँ से वहाँ जाना, खाना पीना, पानी पीना, ये सब हम जगते हैं या जब सक्रिय अवस्था में होते हैं तो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सोते हैं तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो स्वयं होती है, जैसे आपके आंतरिक क्रिया, जैसे हर दिल का धड़कना, आपकी किडनी का मतलब डायलिसिस करना, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सब जो तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र, ये सब क्रिया क्या होती है, स्वतः ही होती रहती है। ये रुकती नहीं कि आप सो गए तो रुक गई, आप निष्क्रिय हैं तो रुक गई। तो इसमें यही जो दर होती है, इनके कार्य करने की दर, जो आपकी बॉडी को नियंत्रित करने की दर होती है, उसे ही क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे उसे ही आधारित चयापचय दर या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। वैसे नए पदार्थों का बनना या कह सकते हैं कि जो आपने भोजन ग्रहण किया उसे सरल से सरल रूप में टूटना तथा आपकी बॉडी द्वारा अवशोषित होना। और एनाबॉलिज्म क्या होता है, उसका मतलब होता है कि नए पदार्थों का बनना, जैसे नए जो पदार्थ आपने लिया उससे नए पदार्थ से हड्डी का मतलब दांतों का निर्माण होना, और कह सकते हैं हार्मोन्स, एंजाइम, ये सब वो क्या होता है, तो वो एनाबॉलिज्म होता है, ठीक है। तो उसे ही कहते हैं, इन दोनों को मिलकर ही मेटाबॉलिज्म बनता है, जिसे कहते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं बढ़ने घटने में। जब मैं स्पेसिफिक चैप्टर बताऊंगी तो आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। आज मैं आपको बताई थी बुखार। बुखार भी क्या कहते हैं हमें बुखार हो गया है, बुखार पकड़ लिया, सही नहीं हो रहा है, ऐसे कहते हैं ना। हमें निमोनिया हो गया है, हमें कैंसर हो गया है, या हमें ये हो गया वो हो गया, बहुत सारी बीमारियों का हम नाम लेते हैं। तो आप ये कभी सोचें कि ये रोग होता क्या है। तो रोग होता है, ये डिजीज़ कहते हैं। तो वही डिजीज़ जब लॉन्ग टाइम तक रहता है तो उसे लॉन्ग टाइम की बीमारी कहते हैं, वो शॉर्ट टाइम तक रहता है तो उसे शॉर्ट टाइम या हल्की बीमारी कहते हैं। तो चलिए देखते, ज़्यादा बातें नहीं करते, रोग क्या होता है। आज हम आपको रोग बताएंगे, संक्रमण क्या होता है, संक्रामक क्या होता है, कौन सी बीमारी किसके द्वारा होती है, उसके ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। जितना बता पाऊंगी बताऊंगी। वैसे जब जीवाणुओं विषाणु ऐसे चैप्टर पर्टिकुलर पढ़ाऊंगी तो आपको सारे के ट्रिक बता बता के आपको सारी चीज़ें आसान करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रोग स्टार्ट करते हैं। लिखा है डिजीज़, विभिन्न रोगाणु शरीर में प्रवेश करके शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं, ठीक है। विभिन्न रोगाणु जो होते हैं बॉडी में पहुंचते हैं, हमारी बॉडी को रोगग्रस्त कर देते हैं। सर्वप्रथम शरीर में प्रविष्ट रोगाणुओं तथा रक्त में उपस्थित एंटीबॉडीज एवं श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, जिसे WBC के कहते हैं, इसके बीच में एक युद्ध होता है। उन रोगाणुओं के मध्य और जो ये एंटीबॉडीज होते हैं ना, WBC, इनके बीच क्या होता है, युद्ध होता है। अगर श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर में प्रविष्ट रोगाणुओं को मार डालती हैं तो उनका भक्षण कर, जिसे फैगोसाइट्स कहते हैं। भक्षण करना क्या होता है, रोगाणुओं का भक्षण करना फैगोसाइट होता है। उनका भक्षण करना उनका भक्षण करना ही क्या होता है, उनका भक्षण करती हैं तो रोग नहीं फैलता, परंतु जान गए बेटा, इसके विपरीत अगर रोगाणु श्वेत रक्त कणिकाओं द्वारा नष्ट नहीं हो पाते तो क्या होता है, हमारे फेफड़े, छोटी आंत, बड़ी आंत, केंद्रीय नाड़ी संस्थान, अमाशय, मस्तिष्क इत्यादि तक पहुंच जाते हैं और बड़ी तीव्र गति से ये कैसे बढ़ते हैं, गुड़न क्रिया के द्वारा बढ़ते हैं। आपको मैं बताई थी, जब आपको खाद्य परिरक्षण का चैप्टर प्रिजर्वेशन का पढ़ाई थी तो उसमें बता रही थी कि सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, कैसे गुड़न क्रिया के द्वारा इनकी वंश वृद्धि होती तथा टॉक्सिन को छोड़ते हैं। ये वहाँ की ऊतकों एवं कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। फलस्वरूप स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है,
रोगी हो जाता है। अब आपको समझ में आया आपकी बॉडी में क्या होते हैं, कुछ आपकी जो रक्त होते हैं उसमें वाइट ब्लड सेल जिसे श्वेत श्वेत रुधिर कणिकाएं कहती है और लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, फैगोसाइट्स होती है, क्या करती है, जो सूक्ष्म जीवाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रोगाणु आपके शरीर में पैदा करते हैं, जब आपके शरीर में वो इंटर करते हैं तो जो ये वाइट ब्लड सेल होते हैं ना WBC, उनको भक्षण करने का काम करती है। उनको अगर वो भक्षण कर लेती तो आपकी बॉडी में उस रोग के लक्षण या वो रोग नहीं फैलता। अगर वो क्या इस काम को करने में असमर्थ है तो आपकी बॉडी जिस अंग पर्टिकुलर में उसके इफेक्ट दिखते हैं वो बॉडी में क्या होता है, वो मतलब रोग दिखने लगते हैं, उनके लक्षण दिखने लगते हैं। वजह ये है कि आपकी बॉडी में ये जाते हैं माइक्रो ऑर्गन, इनकी गुणन क्रिया के द्वारा ये बढ़ते जाते हैं और टॉक्सिन छोड़ते हैं। ठीक है, जिस उतक जिस टिश्यू जिस कोशिका पे ये क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, फलस्वरूप वो क्या होता है, वो रोगी रोगग्रस्त होता है। जिस अंग पे जो मतलब जैसे फेफड़े को प्रभावित किया, फेफड़े में दिक्कत हुई तो निमोनिया हो गया। जैसे निमोनिया हुई तो अगर उसे निमोनिया कहते हैं, उसके वायरस का न्यूमोनिया होता है ना, ऐसे करके क्या होता है, तो धीरे धीरे चीज़ें आप समझ जाओ कि रोग यही होता है। रोगग्रस्त होने का मतलब उस रोगाणु का शरीर में प्रवेश कर जाना और अपने क्या होता है, लक्षण को प्रकट करते रहना। रोगग्रस्त व्यक्ति की शारीरिक शक्ति कम हो जाती है, उसकी जो शारीरिक शक्ति होती है क्या होती है, कम हो जाती है, उसकी कार्य क्षमता घट जाती है, उसे अत्यधिक कमजोरी हो जाती है, शरीर में रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, अथवा समय पर रोगी व्यक्ति का उपचार न किया जाए तो उसे जीवन से हाथ भी धोना पड़ता है, असमय ही मृत्यु की गोद में समा जाता है। अब जान लीजिए कौन से रोग किससे फैलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जल भोजन पेय पदार्थ तथा दुग्ध वाहित रोग। जो भोजन जल से, जल द्वारा, भोजन द्वारा, पेय पदार्थ द्वारा, जैसे जल बहुत सारे पेय पदार्थ होते हैं जैसे ड्रिंक्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, और दुग्ध से तो हैजा होता है, टाइफाइड होता है, डिप्थीरिया होता है इत्यादि। और देखिए आपको डिप्थीरिया आपके क्या है, आपके मुख्य सेविका में है, टाइफाइड भी है, अगर टाइफाइड नहीं है तो टाइफाइड टीजीटी पीजीटी में। ये सब चीज़ें हम बताएंगे। देखिए जल द्वारा फैलता है, भोजन द्वारा फैलता है, पेय पदार्थ द्वारा फैलता है और दुग्ध वाहित रोग है। कौन कौन से, तो हैजा, टाइफॉइड और डिप्थीरिया। वायरस या वायु वाहित रोग है जो वायरसों द्वारा फैलता है और वायु के द्वारा फैलता है, तो चेचक, चिकन पॉक्स, काली खांसी जिसे वुपिंग कफ कहते हैं, 100 दिन की खांसी भी कहते हैं, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो होता है। ठीक है, जिसे पोलियोमाइलाइटिस कहते हैं। कीट व जीव जंतुओं द्वारा उत्पन्न रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, जैसे ये क्या होते हैं, ये वाहक होते हैं ना। मलेरिया क्या होता है, जो मलेरिया जो मच्छर इसका वाहक होता है, फाइलेरिया इसके भी वाहक होते हैं। तो ये कीट द्वारा फैलता है, कीट के ऊपर ये होते हैं और क्या करते हैं, जब जैसे आपको मच्छर ने काटा तो क्या किया, ये मच्छर इनका वाहक है मलेरिया का। मादा एनोफिली जो होता है, तो मच्छर आप काटा, मच्छर के काटने से ये रक्त में इसके माध्यम से आप प्रवेश ये करते हैं। प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग, जैसे जल संत्रास जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, प्रत्यक्ष संपर्क से फैलने वाले रोग हैं। गुप्त या यौन रोग जिसे वेनेरियल डिजीज कहते हैं, टिटनस, ट्रकोमा, स्कैबीज इत्यादि। कृमि रोग क्या होते हैं, जैसे आपके पेट में केचुआ पड़ गया, कीड़ा पड़ गया, कहते हैं ना, ऐसे वही चीज। गोल कृमि, राउंड वार्म, डोरे कृमि, थ्रेड वार्म, अंकुश कृमि, हुक वर्म एंड ग्यूनिया जिसे कहते हैं, ये गोल एक कृमि द्वारा फैलते हैं, देख लीजिए। प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाले रोग, तो एमियाबियासिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इत्यादि प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाले रोग हैं। आपने देखा जल भोजन पेय पदार्थ द्वारा फैलने वाले रोग, वायु वायरस द्वारा फैलने वाले रोग, कीट व जीव जंतुओं द्वारा फैलने वाले रोग, प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग जिसमें हाइड्रोफोबिया है, वेनेरल डिजीज है, टिटनस है, ट्रेकोमा है और क्या है, तो आप कहेंगे स्कैबीज है। कृमि के द्वारा गोल कृमि, डोरे कृमि, अंकुश कृमि, ग्यूनीमिया, प्रोटोजोआ द्वारा तो एमियाबियासिस या एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इत्यादि फैलते हैं। यहाँ पे वही चीज़ क्या है, एक दृष्टि में देखिए लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष संपर्क में वही चीज़ क्या है, एक दृष्टि में दे दिया। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताऊंगी संक्रमण क्या होता है, संक्रामक क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। ठीक है, एक एक चीज़ देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले अगर आप ये सब चीज़ें जान जाएंगे ना तो आपको ये समझ में आएगा इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन पीरियड क्या होता है। ठीक है, इन्फेक्शन से होने वाले रोग क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, इन्फेक्शन पीरियड, ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी, जब आप इस पर्टिकुलर शब्द को जानेंगे कि इसका कहने का मतलब क्या है। तो आप देख लीजिए संक्रमण क्या होता है, इसे इन्फेक्शन कहते हैं। जब शरीर में रोगाणुओं का प्रवेश होने के बाद गुड़न क्रिया, आपको पता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुड़न क्रिया द्वारा बढ़ते हैं, गुड़न क्रिया के द्वारा बढ़ते हैं तथा उस व्यक्ति के शरीर में रोग को उत्पन्न करते हैं, उसे संक्रमण कहते हैं। किसे के जब शरीर में रोगाणुओं ने प्रवेश कर लिया और अपनी क्या गुड़न क्रिया द्वारा अपने वंश की वृद्धि, मतलब 1 2 से 4 4 से 8 8 से 12 ऐसे करके
वे क्या हुए, अपने ही मतलब अपने ही जो जीवाणु जिस जिस कुल का है, जिस वंश का, उसको बढ़ाना शुरू कर दिए और शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, संक्रमण कहते हैं। जब वह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है तो उसे संक्रामक रोग कहते हैं, समझे। जब वो रोगाणु आपके बॉडी में फैला और उसको क्या हुआ, और बढ़ाने लगा, मतलब वो रोगाणुओं को और बढ़ाने लगा तेजी से, और क्या हुआ, आपके शरीर में रोग को उत्पन्न कर दिया, तो उसे संक्रमण कहेंगे। जब आपके द्वारा किसी और को फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो उसे क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए आप, संचारी रोग क्या होता है, जिसे इन्फेक्शन कहते हैं। इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव ऑफेंस, ठीक है। वे कारक, संक्रमण कारक, वे कारक जो संक्रमण फैलाते हैं संक्रमण कारक कहलाते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, फफूंद, प्रोटोजोआ इत्यादि। ये क्या होते हैं, ये संक्रमण कारक, यही वो फैक्टर है जो संक्रमण को फैलाते हैं। मतलब जीवाणु, विषाणु, फफूंद और प्रोटोजोआ और कृमि, ये क्या होते हैं, ये संक्रमण कारक होते हैं, जिन्हें इन्फेक्ट एजेंट कहते हैं, ठीक है, संक्रमण कारक। नेक्स्ट है संचारी रोग, कम्युनिकेबल डिजीज। जब संक्रामक रोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संसर्ग से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है तो संचारी रोग कहते हैं। संचारी रोग किसे कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। जब संक्रामक रोग प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट, सामने आके आपने बोल दिया, कुछ जूठा खा लिया, कुछ भी कर लिया, या अप्रत्यक्ष रूप से आप कहीं से भी उससे इन्फेक्टेड हो गए, आपको इन्फेक्शन लग गया और वो क्या हुआ, तेजी से फैलना शुरू हुआ, तो वही कहता है संचारी रोग। जैसे हवा, भोजन, जल संपर्क, कीट आदि द्वारा फैलने वाले रोग संचारी रोग कहलाते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। संचारी रोग किसे कहते हैं, हवा द्वारा, भोजन द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा और कीटों के द्वारा जो रोग फैलते हैं उसे क्या कहते हैं, तो संचारी रोग, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। कैसे फैलता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, एक से दूसरे में। उद्भवन काल क्या होता है, जिसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। शरीर में रोगाणुओं के प्रवेश करने के बाद, शरीर में रोगाणु के प्रवेश करने के बाद से रोग के लक्षण उत्पन्न होने तक का समय, मतलब बॉडी के अंदर आपके, मतलब वो रोगाणु जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था घुस गया है, लेकिन अभी लक्षण नहीं प्रकट हो रहा है, लेकिन वो घुसा और जब लक्षण प्रकट हुआ, मतलब आज मान लो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन लग गया, लेकिन मुझे आज फील नहीं हुआ, कल नहीं फील हुआ, परसों फील हुआ, आज से लेकर परसों तक का जो समय है ना, वही उद्भवन काल कहलाता है। देखो, प्रवेश से लेकर लक्षण उत्पन्न होने तक का समय। कभी कभी क्या होता है, वायरस हमारी बॉडी में घुस जाते हैं, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में घुस जाते हैं, वो तुरंत, जैसे आपको जुकाम होता है तो आपको क्या तुरंत लगता है कि हमें जुकाम हो गया, नहीं। जैसे क्या होता है, अब पता नहीं कहाँ गए, क्या खाएं, तो कहते हैं यार मैंने तो वो चीज़ परसों खाई थी, पिछले 2 दिन पहले खाई थी, आज कैसे जुकाम हो गया। तो उस दिन वो बैक्टीरिया, वो वायरस आपकी बॉडी पे अटैक कर दिया, आपके अंदर प्रवेश कर गया, लेकिन क्या हुआ, अपने लक्षण प्रकट नहीं किया। लेकिन तो आपके वही जो लक्षण जिस दिन प्रकट किया, मतलब पीछे आपने आज के पिछले 2 दिन पहले खाया, ये 2 दिन का समय, और आज इन्फेक्शन मतलब दिखने लगा, आपको जुकाम खांसी होने लगा, तो परसों से लेके आज तक का जो समय, ये बीच वाला ना, यही क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। शरीर में रोगाणुओं के प्रवेश करने के बाद से रोग के लक्षण उत्पन्न होने तक का समय क्या कहलाता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड या उद्भवन काल कहलाता है, ठीक है। अगला है संक्रमण काल, मतलब इन्फेक्टिव पीरियड किसे कहते हैं, रोग मुक्ति के पूर्व तथा बाद में भी संक्रमण काल। जैसे देखिए, चेचक हो जाता है, चेचक ठीक हो जाता है, आपके जो खुरट होते हैं, मतलब जो चेचक के दाने पड़े थे, उनके जो छिलके, जैसे जो ऊपर से पपड़ी हटती है, वो सब क्या, वो सब भी इन्फेक्शन का कारण है। वो इन्फेक्टिव पीरियड आप अभी, मतलब भले आप ठीक हो गए, जैसे कहते रहे इनको कोरोना हुआ था, लेकिन इनसे अभी दूर रहिए। क्यों दूर रहिए, आप ठीक भले हो गए हो, लेकिन संक्रमण काल अभी है। रोग मुक्ति के पूर्व तथा बाद में भी रोगी व्यक्ति संक्रामक इन्फेक्शियस, मतलब इन्फेक्शन बना रहता है, उनकी बॉडी में इन्फेक्शन बना रहता है, इस काल को ही संक्रमण काल कहते हैं। जैसे कहते हैं यार इनको कोरोना हुआ था, अभी जल्दी ठीक हो, 2-4 दिन हो रहा है, तब भी उनसे हम दूर रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो नॉर्मल जिंदगी जीने लगेंगे, खाने लगेंगे, पीने, नहीं, वो मास्क लगा के रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। क्यों, क्योंकि अभी क्या है, इन्फेक्टिव पीरियड में वो चल रहे हैं, वो संक्रमण काल में। रोग मुक्त होने के पहले या रोग मुक्त होने के बाद का जो पीरियड होता है उसे ही क्या कहते हैं, तो इन्फेक्टिव पीरियड कहते हैं। समझ में आया आपको बात। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण किसे कहते हैं, जब संक्रामक रोग कुछ ही लोगों में तथा यत्र तत्र स्थानों में फैला हो तथा समय समय पर होता हो, परंतु अधिक संख्या में लोग इससे ग्रसित नहीं होते, तो इसे क्या कहते हैं, स्पोरेडिक कहते हैं या विकीर्ण कहते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे संक्रमण क्या होता है, संक्रामक क्या होता है, संचारी रोग क्या होता है, संक्रमण कारक क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इन्फेक्टिव पीरियड क्या होता है। अब ये सब चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आप बोलेंगे कि मैम हाँ, आप जब से बता दी तब से ये चीज़ें समझ में आ रही है। संक्रमण के माध्यम देख लीजिए,
मानवीय स्रोत, निर्जीव स्रोत और पराश्रयी जीव जिसके द्वारा संक्रमण होता है। तो मानवीय स्रोत मतलब जैसे मैं, मान लो एक पर्सन मैं हूँ, तो मेरे किन चीज़ों से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन लग सकता है। तो आप बताएंगे मैम आपके लार से, श्वसन से, जैसे कहते थे ना कि जिसको क्या कहते हैं, जिसको कोविड हुआ था, कोरोना, उस टाइम में कह रहे थे ना उसके लार का टेस्ट कर रहे थे ना भाई, उसको तो प्रॉब्लम अंदर, उसका फेफड़ा खराब होगा तो लार से क्या मिलेगा, इन्फेक्शन होता है। लोग कहते हैं अपने बर्तन में न खिलाओ, हाथ धुल के खिलाओ, इनके बर्तन अलग करो, इनके बिस्तर अलग करो। क्यों अलग करो? क्योंकि क्या है, जो यह मानवीय स्रोत है, ये विभिन्न कारणों द्वारा हम दूसरे में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं अपने इन्फेक्शन को। तो लार द्वारा, श्वसन द्वारा, आंतों व मूत्र मार्ग द्वारा, त्वचा द्वारा, यौन संपर्क द्वारा, और क्या सर, रक्त, आपके ब्लड के द्वारा भी मानवीय स्रोत ये सब है जो संक्रमण का माध्यम बनते हैं, मीडिएटर। निर्जीव स्रोत जैसे जल हो गया, भोजन हो गया, दूध हो गया, धूल हो गई, हवा हो गया और दूषित पदार्थ हो गया, ये क्या हो गया, निर्जीव स्रोत हो गए। और पराश्रयी जो पैरासाइट का काम करते हैं, जैसे मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, कृमि हो गया, पराश्रयी जीव हो गए। जैसे पिछली बार हैजे का क्वेश्चन आया था तो लिखा था कि जल द्वारा होता है कि भोजन द्वारा होता है, तो हमारे दिमाग में था कि मक्खियाँ फैलाती है, ये भोजन द्वारा होता है। नहीं भैया, ये जल द्वारा होता है। ये मक्खियाँ जो होती है ना, पैरासाइट का काम करती हैं, ये इनकी वाहक होती हैं, ये वहाँ बैठती हैं, वहाँ से इनके ऊपर वो जो उसके बैक्टीरिया, वायरस इन पे जाके चिपकते हैं। जब ये जिन चीज़ों पे बैठती हैं वो वायरस वहाँ छोड़ते हुए जाती हैं, ठीक है। तो ये पराश्रयी जीव होते हैं, मतलब मक्खी हो गया, मच्छर, जो एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से हमको मलेरिया होता है, वो पैरासाइट। क्या बेटा? क्या? ठीक है, सो जाइए। हाँ ठीक है। कृमि हो गया और पराश्रयी जीव हो गया। अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देख लीजिए, निकाल दीजिए। नेक्स्ट है संक्रामक रोग के स्तर क्या होते हैं, मतलब किस जो इन्फेक्शन पीरियड होता है, आपको कोई इन्फेक्शन लग गया तो कितने दिन तक रहेगा, उसके कुछ स्टेज हैं, देख लीजिए। उद्भवन काल, आपने देखा ना, आपके अंदर इंटर कर गया बैक्टीरिया, ठीक है, और जब तक लक्षण फैला रहा, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद जब वो लक्षण प्रकट हुआ, जिस दिन घुसा उस दिन से लक्षण प्रकट होने का जो बीच का समय, वही इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता। प्रारंभिक लक्षण या आक्रमण काल, मतलब जिस टाइम लक्षण दिखने लगे, जैसे आपके क्या हुआ, चेचक के वायरस आपकी बॉडी में, जैसे चेचक के वायरस आपकी बॉडी में घुस गए, उसके बाद क्या हुआ, 1-2 दिन बाद वो असर करना शुरू किए, जैसे हाँ ठीक है, असर करना शुरू किए। फिर जब लक्षण प्रकट, मतलब पहला लक्षण क्या, शरीर पे दाने, लाल लाल दानों का निकलना, आंखें लाल हो जाना, ठीक है, फिर बुखार आना, तो यही है वो प्रारंभिक लक्षण। और आक्रमण काल, वो जो पीरियड है उसको क्या कहते हैं, इस पीरियड से गुजरना पड़ता है। फिर क्या होता है, रोग की तीव्रता की अवधि, जैसे आपको जुकाम आज स्टार्ट हुआ, आपके बैक्टीरिया उसी तुरंत नहीं घुसा, 1-2 दिन पहले का आप पे आक्रमण किया होगा, आज आप में लक्षण प्रकट हुए, आपको जुकाम आना शुरू हुआ, हल्की हल्की नाक नजला शुरू हो गया, खांसी शुरू हो गई, ठीक है, ये चीज़ें होना शुरू हो गई। तो ये क्या हुआ, ये आक्रमण काल या प्रारंभिक लक्षण। और रोग की तीव्रता बहुत तेज, यार जुकाम आज बहुत है, तीसरा दिन है, आज बहुत ज़्यादा रहेगा, धीरे धीरे कल से कम हो जाएगा। तो रोग की तीव्रता क्या है, वही अवधि जो पीरियड 24 घंटे का, उस दिन में क्या रहेगा, वो बहुत तेजी के साथ रहेगा। रोग तथा रोग के लक्षणों का दबाना तथा रोग मुक्ति प्रारंभ, आपने दवाएं लेना शुरू की, काढ़ा, उधर किसी के सो जाइए, उधर 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 घुस जाइए, सो जाइए। तो आपने क्या किया, काढ़ा लेना शुरू किया, दवा लेना शुरू किया, तो क्या हुआ, वो उसके लक्षण दबने लगे, या जो रोगाणु हैं जो एक्टिव हो गए थे आपकी बॉडी में, किसी न किसी क्या करें, उनका ह्रास होने लगा, उनका क्षय होने लगा, वो खत्म होने लगे, और आप रोग मुक्त हो गए। रोग मुक्ति की स्थिति, लास्ट स्थिति क्या होती है कि आप रोग से मुक्त हो गए और रोग मुक्ति हो गए। उद्भवन काल हुआ, फिर लक्षण प्रकट होने का काल हुआ, फिर तीव्रता का काल हुआ, फिर लक्षण को दबाने का काल हुआ, उसके बाद रोग मुक्ति का स्थिति हुई। ये 5 स्टेज से आपको गुजरना पड़ता है। ये संक्रमण रोग के क्या होता है, कुछ लक्षण है, ठीक है। फिर सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जैसे मैंने कई बार शब्द यूज किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सूक्ष्म जीव होते क्या, आप देख लीजिए कि जीवाणु क्या है, विषाणु में क्या है, मतलब इन सब चीज़ों में क्या है, प्रोटोजोआ क्या है, फफूंदी, ईस्ट, मोल्ड क्या, आपने ये किसमें पढ़ा था, आपने ये चीज़ें प्रिजर्वेटिव जो चैप्टर पढ़ रहे थे, फूड प्रिजर्वेशन, उसमें ही पढ़ा था ना, ईस्ट, मोल्ड, फफूंदी वगैरह। तो आप इसमें भी देख लीजिए। वायरस आपने क्या पढ़ा था कि सल्मोनेला से हमको क्या होता है, हमारे खाने को खराब कर देते हैं। इसमें टाइफेरियम जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है, टाइफाइड, डिप्थीरिया इसी द्वारा होता है।
और आपने क्या बॉटुलिज्म को पढ़ा था, जो कहते हैं कैनिंग और बॉटल की चीज़ों में होती है जी, अगर उसमें हवा नहीं भी है तब भी वो मतलब वो क्या होते हैं, बढ़ सकते हैं, उनके अंदर वो जीवित रहते हैं, या उसके अंदर वो बढ़ सकते हैं या हो सकते हैं, ठीक है, पनप सकते हैं। फिर आपने क्या पढ़ा था, कोक्साई वाला ग्रुप पढ़ा था, जो पीव पस फोड़े इत्यादि से होते हैं। एक वेलकॉर्ड पढ़ा था, तो वेलकॉर्ड में जो बासी के भोजन इत्यादि होते हैं उस पर वो होते हैं। तो इसमें देख लीजिए रोग, आप अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, या स्वास्थ्य हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये मानव से संबंधित चीज़ें। तो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा। कौन कौन से? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, चौथा फफूंदी, ईस्ट या मोल्ड, ठीक है। आप देख लीजिए वायरस क्या होता है। तो वायरस जो होता है अत्यंत ही छोटा सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखा जाता है। यह नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते, इसके लिए क्या सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। वायरस न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। ये किसके बने होते हैं? ये डीएनए आरएनए के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये इसी के बने होते हैं, तथा एक प्रोटीन युक्त कोड से घिरे होते हैं। जैसे आपने देखा था ना, ये क्या बोलते हैं, जो ये कोविड आया था, कोरोना वायरस जो था, ये न्यूक्लिक एसिड से उसमें एक प्रोटीन लेयर थी, ठीक है। वही जो है ये क्वालिटी इसके अंदर है कि न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, इसमें एक प्रोटीन युक्त एक कोड होता है जिससे ये घिरा होता है, जिसे क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए हमारे कहते हैं, हमारे गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो हम कहते हैं ना 46, कहते हैं ना 23 जोड़े में होते हैं, 46 होते हैं। तो वही चीज़ है कि न्यूक्लिक अम्ल के आधार पर वायरस 2 प्रकार के होते हैं। एक वायरस जिसे राइबोस न्यूक्लिक एसिड वायरस कहते हैं, डीएनए किसे कहते हैं, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड वायरस कहते हैं। वायरस 2 आरएनए और डीएनए, इनमें ये न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। इनमें एक प्रोटीन की क्या होती है, कोड होता है, लेयर होती है, जिसे कैप्सिड कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, आरएनए और डीएनए। अब आप देख लीजिए आरएनए वायरस क्या फैलाते हैं, डीएनए वायरस क्या फैलाते हैं। जो आरएनए होते हैं एंटोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, खसरा, मम्प्स ईटीसी आरएनए द्वारा होता है। डीएनए वायरस मतलब जो एक्टिव होते हैं चेचक वायरस, हर्पीज वायरस और एडिनो वायरस, ये क्या करते हैं, ये इनके द्वारा होता है, ठीक है। इतनी चीज आप समझ गए। अब वायरस क्या होता है, नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया। अत्यंत सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव होते हैं। बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनका आंतरिक भाग जीवद्रव्य तथा बाह्य भाग एक्टोप्लाज्मा का बना होता है। इनका आकार 1/1000 mm से 1/18 कितना 1800 mm तक का होता है इनका आकार। ये भी बहुत सूक्ष्म होते हैं और इनके लिए भी क्या होता है, तो इनके लिए भी जो होता है कि आप सूक्ष्मदर्शी से इनको देख सकते हैं। ये सजीव तथा निर्जीव दोनों के पर ही आक्रमण करते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, सजीव तथा निर्जीव दोनों पर ही आक्रमण करते हैं। कौन? बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया लाभदायक भी होते हैं, जैसे आंतों में विटामिन बी का संश्लेषण करने वाले जीवाणु, ठीक है, ये लाभदायक होते हैं। दूध से दही में बदलने वाले जीवाणु, ये भी लाभदायक होते हैं। लेकिन कुछ क्या होते हैं, अत्यंत घातक होते हैं, जैसे हैजा वायरस द्वारा होता है। क्षय रोग बैक्टीरिया द्वारा होता है। बी कोलाई, टाइफाइड, डिप्थीरिया इत्यादि ये क्या है, बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग हैं। ये क्या घातक बैक्टीरिया जो ये रोग पैदा करते हैं। बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है, तो ये बैसिलस होता है, जिसे दंडाणु कहते हैं, गोल जीवाणु, सर्पिलाकार, स्पाइरोकैट्स, ये इनके क्या है, आकार है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटोजोआ। मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि जब आप आगे पढ़ेंगे टाइफाइड, जब आगे पढ़ेंगे डिप्थीरिया, तो आप कम से कम आपके माइंड में ये चीज़ तो चलता रहेगा कि मैम ने बताया था जीवाणु क्या होता है, विषाणु क्या होता है, संक्रमण क्या है, संचारी रोग क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। जब आपको ये शब्द बीच में आएंगे तो आप समझ जाएंगे और उन शब्दों को रिलेट करके फिर आपको चीज़ें आसान लगेगी। जैसे आ गया कि टाइफाइड एक संचारी रोग, तो आप कहेंगे संचारी रोग क्या है, ये तो नहीं समझ में आ रहा संचारी रोग क्या। लेकिन आप जब जानेंगे संचारी रोग किसे कहते हैं, तो आप बताने में आपको चीज़ें समझ में आएगी ना कि हाँ संचारी रोग इसे ही कहते हैं। मैम ने बताया था कि संचारी रोग किसे कहते हैं, कम्युनिकेबल होता है। जो क्या होता है, जब संक्रामक रोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं, संचारी रोग फैलते हैं। क्या कहते हैं, संचारी रोग। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है। ये भोजन द्वारा, हवा द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा एक दूसरे में फैलता है और ये संक्रामक रोग एक से दूसरे में ये जाता है, ठीक है। अगला आता है प्रोटोजोआ। अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं जिनमें एक्टोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म तथा केंद्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एक्टोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और केंद्रक पाए जाते हैं प्रोटोजोआ में। सजीव प्राणियों के सभी लक्षण विद्यमान रखते हैं किसमें, प्रोटोजोआ में। ये कूटपात का निर्माण करते हैं। एंटमीबा, हिस्टोलिटिका तथा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एवं प्लाज्मोडियम के अन्य जाति प्रोटोजोआ संघ के ही जीव होते हैं। ये जीव रोगोत्पादक हैं। प्लाज्मोडियम जाति के मलेरिया तथा एंटमीबा क्या करती है, हिस्टोलिटिका पेचिस उत्पन्न करती है ना, एंटमीबा पेचिस, टिप्नोजोम गैम्बिएसिस लसिका रक्त एवं नाड़ी संस्थान में पाया जाता है, निद्रा रोग उत्पन्न करता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है,
पेचिस, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होते हैं, प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया फैलाता है, एन टबीबा पेचिस करता है, ट्रिप्नोसोम गैम्बियंसिस क्या होता है, ये नींद से संबंधित रोग है। ठीक है, ये आपके लसिका, रक्त, लिम्फ पे, ब्लड पे और क्या नर्वस सिस्टम पे ये आक्रमण करता है और क्या करता है, निद्रा संबंधी रोग पैदा करता है। ये प्रोटोजोआ कुल के होते हैं। प्रोटोजोआ में लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। लैंगिक जंतुओं में, अलैंगिक मनुष्यों में, ठीक, लैंगिक जो होता है जंतुओं में और अलैंगिक मनुष्यों में होता है। फफूंदी और इष्ट देख लीजिए, ये जीव एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। इष्ट मोल्ड लाभदायक प्रकृति के होते हैं, कुछ हानिकारक जो फल एवं सब्जियों को सड़ाते हैं। फफूंदी दाद, खुजली एवं त्वचा के अन्य रोग पैदा करते हैं। कहते हैं ना फंगस लग गया है, कहते हैं ना फंगस लग गया, दाद हो रही है। तो आपने ये सब चीज़ें देख लिया। अब देख लीजिए जल, भोजन, पेय पदार्थ तथा दुग्ध वाहित रोग, जिसमें डिप्थीरिया, टाइफाइड और हैजा आएगी। ये आपके सिलेबस में मुख्य सेविका में भी है, हमको लगता है टीसीटी पीजीटी में भी ये है और आपको पढ़ना है। सब स्वास्थ्य वाला स्टार्ट करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। तो देख लीजिए, मैं आज टाइफाइड आपको बोली थी पढ़ाने के लिए, तो टाइफाइड ही स्टार्ट करूँगी सबसे पहले। इसका आहार वृंदा मैम की बुक में दिया है तो मैं वहाँ से देख लूँगी, और मेरी नोट्स में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ से आप लोग देख लीजिए, आप लोग को आसान हो जाएगा। टाइफाइड ज्वर, जिसे टाइफाइड फीवर भी कहते हैं, आंत ज्वर भी कहते हैं, मोती झरा भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, आंत्र शोध भी कहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ये किससे होता है, तो सल्मोनेला टाइफी से ये होता है। इसके जो बैक्टीरिया जो इसका नाम है वो क्या है, तो सल्मोनेला टाइफी है। आंत में ज्वर होता है। 5 से 20 साल के ये लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है। 5 साल से लेके 20 साल के लोगों को ये ज़्यादा प्रभावित करता है। और जानते हैं इसमें तीव्र ज्वर होता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट का इसमें बुखार होता है। तो ये किसके अंतर्गत आया, तो आप बोलेंगे मैम ये एक्यूट के अंतर्गत आया, क्योंकि तीव्र बुखार आता है, जल्दी आता, जल्दी जाता। कारण क्या है, सल्मोनेला टाइफी नाम का वही बैक्टीरिया इसका कारक है। प्रभावित अंग क्या है, तो आंत ज्वर के अंतर्गत आता है। ये आपके आंतड़ियों पे इसका क्या होता है, असर होता है, उसमें बुखार हो जाता है, कहते हैं ना अंदरूनी बुखार है। पोषण के कारण क्या है, मतलब ये किसके ऊपर अटैक करता है, तो 5 से 20 साल की उम्र के बालक बालिकाओं को ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। उद्भवन काल, इंक्यूबेशन पीरियड, आप समझ रहे होंगे, आप ऐसे नहीं समझ पाते, अब तो आपको समझ में आएगा ना इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। मतलब जब हमारे ऊपर बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ किसी ने आक्रमण किया और जब तक लक्षण आया उसके बीच का जो समय, वही क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। सामान्यतः 10 से 14 दिन या 3 से 13 दिन, मतलब 3 से 13 वीक तक भी हो सकता है। ठीक है, कितना, 3 दिन से लेकर 13 वीक तक भी ये हो सकता है। और वैसे 10 से 14 दिन, सामान्यतः 10 से 14 दिन तक इसका उद्भवन काल, इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। मतलब वायरस के, बैक्टीरिया के घुसने के बाद ये 10 से 14 दिन बाद लक्षण प्रकट करता है। और या तो कह सकते हैं कि 3 दिन से लेकर 13 वीक तक का भी ये समय हो सकता है। पहचान किसने करी थी, तो 1854 में स्क्राइवन द्वारा इसकी पहचान की गई थी। ठीक है, आपने इतनी चीज़ें जान गई। टाइफाइड क्या होता है, तो ये एक प्रकार का बुखार होता है, फीवर के अंतर्गत आता है। इसको आंत ज्वर कहते हैं, ये आंत ज्वर के अंतर्गत आता है। इसके जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है उसका नाम है सल्मोनेला टाइफी। अभी मैं लिख के सारा बताऊंगी आपको। कितने साल के लोगों को होता है, तो आप कहेंगे मैम 5 से 20 साल तक के लोगों को ये होता है। और इनके ऊपर पोषक का काम, मतलब इन्हीं की ज़्यादा होने की संभावना रहती है। वैसे ही किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। अगर आपका पानी ठीक नहीं है जो आप यूज़ कर रहे हैं, आपके भोजन में, आपके दूध के द्वारा ये क्या करते हैं, आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। ये कैसा रोग है, संचारी रोग। अब आपको ये शब्द भी समझ में आ रहा होगा कि संचारी रोग क्या होता है, मतलब जो एक, जिसका संक्रमण एक से दूसरे के बीच में गया, वही क्या है, संचारी रोग। क्या कह सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। देखो ये संचारी रोग है। टाइफाइड ज्वर एक तीव्र संचारी रोग है। यह आंत ज्वर है। यह 2 प्रकार का होता है, एक टाइफाइड, एक पैराटाइफाइड। ठीक, यह गर्मी और वर्षा की ऋतु में यह अधिक फैलता है। जुलाई से लेकर सितंबर तक अधिक ये रहता है। अगला आता है, ये जीवाणु दूध तथा दूध से बने उत्पाद में तीव्र गति से फैलते हैं। इसीलिए दूध को लोग कहते हैं 10 से 12 घंटे क्या करना चाहिए, 10 से 12 मिनट तक क्या करना चाहिए, उसको अच्छे से उबालना चाहिए। देखिए ये दूध में या दूध से बने उत्पाद में तीव्र गति से फैलते हैं। अगर उसमें ये इंटर कर गए तो ये जीवाणु जल, बर्फ, भोजन, दूध और मिट्टी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, बर्फ में, भोजन में, दूध में और मिट्टी में पाए जाते हैं। जल में इनके जीने की क्षमता 48 घंटे से लेकर 7 दिन तक की होती है। देखो इसीलिए अगर आपका जल दूषित है, आप जो जल पी रहे हो दूषित है, तो आपको टाइफाइड हो सकता है। ये जल में देखो 48 घंटे से लेकर 7 दिन तक जीवित रहते हैं। बर्फ में कई महीने तक जीवित रह सकते हैं। सिंचाई वाली भूमि पर 70 दिन तक जीवित रहते हैं। ठीक है,
या भारत में स्थानिक, एंडेमिक है, एंडेमिक, पेंडेमिक, ये सब चीज़ में अब मैं आपको बताऊंगी ये क्या होता है। इपीडेमिक, इंडेमिक, पेंडेमिक, ये सब चीज़ में मैं आपको बताऊंगी। तो ये क्या है, स्थानिक है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्थान को ये प्रभावित करता है। दूध में अतिशीघ्र पनपते हैं, लेकिन दूध के रंग, गंध एवं स्वाद में क्या करते हैं, ये परिवर्तन कर देते हैं। रोग फैलाने वाले जीवाणु सल्मोनेला टाइफी ज़्यादा खतरनाक है तथा सल्मोनेला पैराटाइफाई ए, बी तथा सी होता है, ये मृदु प्रकार का होता है। ये चीज़ आपको समझ में आई अब तक। आगे देख लीजिए इसके कुछ लक्षण। रोग फैलने के कारण रोगी व्यक्ति के मल में इसके जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है, और मक्खियां इसे लाती हैं। किसमें रोग फैलने का ये कारण बता रहा है कि रोगी व्यक्ति के मल में ये जीवाणु पाए जाते हैं, मक्खियां इसकी वाहक होती हैं। बासी भोजन, बिना ढका तथा दूषित भोजन में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। लक्षण देख लीजिए। टाइफाइड के जीवाणु सर्वप्रथम मुंह में प्रवेश करके आंत मतलब आपके गट तक आक्रमण करते हैं। ये मुंह से प्रवेश करते तथा पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। ये जीवाणु रेटिक्युलोएंडोडिसिलस कोशिका पर आक्रमण करते हैं। ये जीवाणु किस पर आक्रमण करते हैं, तो आप कहेंगे थिलीलियल कोशिका पर आक्रमण करते हैं तथा उन्हें नष्ट कर देते हैं। धीरे धीरे फैलता है। रोग की अवधि 3 से 4 सप्ताह तक होती है। नाड़ी गति धीमी हो जाती है और 1 से 1 फ़ारेनहाइट से 102 फ़ारेनहाइट तक बुखार रहता है और ज़्यादा 104 से लेकर 105 फ़ारेनहाइट तक बुखार होता है। इसका प्रतिलक्षण क्या है, तो टाइफाइड एक तीव्र संचारी रोग है। भारत में 2 प्रकार की एंटी टाइफाइड वैक्सीन उपयोग में लाई जाती है। मैं टाइफाइड शुरू की हूँ और देखिए उसकी वैक्सीन, उसका टीका कौन कहाँ पूरा आपको क्लियर कर दूंगी। आपको कहीं और जाने की, किसी और बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत में 2 प्रकार के एंटी टाइफाइड वैक्सीन उपयोग में लाई जाती है, मोनोवैलेंट एंटी टाइफाइड वैक्सीन और वाइवैलेंट एंटी टाइफाइड वैक्सीन। टीएबी वैक्सीन, जिसे टीएबी वैक्सीन कहते हैं, एक मोनोवैलेंट एंटी टाइफाइड वैक्सीन होती है, एक क्या होती है, बाईवैलेंट एंटी टाइफाइड वैक्सीन, एक टीएबी वैक्सीन होती है। इसमें मोनोवैलेंट एंटी टाइफाइड वैक्सीन का उपयोग टाइफाइड से बचाव के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है। यह मृत वैक्सीन सल्मोनेला टाइफी से तैयार की जाती है। मृत वैक्सीन होती है सल्मोनेला टाइफी, जिससे ये होता है उसी को मारकर उससे ये तैयार की जाती है। इसे एकेडी वैक्सीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एकेडी वैक्सीन भी कहते हैं। इसका टीका देख लीजिए। 1 वर्ष से छोटे बच्चे को टीका नहीं लगाना चाहिए। एक बार टीका लग जाने पर 3 वर्ष तक प्रतिरक्षात्मक शक्ति बनी रहती है। इसके लिए प्रारंभ में 0.5 ml की एक सुई तथा दूसरा 1 ml का टीका 10 दिन के बाद लगाया जाता है। टाइफाइड तीव्र संचारी रोग है। मृत जीवाणुओं से वैक्सीन तैयार की जाती है। एंटी टाइफाइड वैक्सीन का टीका सभी उम्र के बच्चों एवं बड़ों को लगाना चाहिए, ठीक है। आपका यहाँ पे हो गया टाइफाइड खत्म। मैंने टाइफाइड संबंधी सारी चीज़ें बता दी। अभी इसका आहार वृंदा मैम की बुक में दिया हुआ है, वहाँ से मैं आपको क्या करूँगी, उसके आहार को भी आपको मैं बता देती हूँ। पहले इतनी चीज़ें मैं समझा देती हूँ, 2 दिन चलेगा, कोई बात नहीं है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसके लक्षण क्या हैं। आपको मैं जैसे समझा देती हूँ वैसे आपको मैं बता देती हूँ कॉपी के माध्यम से, ठीक है। आप पढ़ क्या रहे हैं, तो कहेंगे मैम आप हम लोग को टाइफाइड जो बुखार आता है उसके बारे में पढ़ा रही हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है, बुखार है, फीवर है, तो इसके बारे में पढ़ा रही हैं। आप किसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, तो हम कहेंगे मैम आप टाइफाइड बुखार के बारे में हम लोगों को बता रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। टाइफाइड जो होता है वो किसके द्वारा होता है, ये किस प्रकार का रोग है, तो आप कहेंगे मैम ये क्या है, संचारी रोग है, ठीक है, ये संचारी रोग है। अब संचारी रोग आपको हमने बता दिया ना, कम्युनिकेबल, जिसमें क्या होता है, संक्रमण के द्वारा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है, ठीक है। एक व्यक्ति से उसके मल के द्वारा, उसके थूक के द्वारा, उसके लार के द्वारा, ऐसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, ये फैलता है, ठीक है। कौन, तो टाइफाइड, ठीक है। ये संचारी रोग है जिसे कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। अब आता है नंबर 1, किसके कारण फैलता है, तो ये बैक्टीरिया, इसको जो हमें हमारे तक जो इसको फैलाते हैं, जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग है। किसके द्वारा, जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग है। क्या, तो आप बोलेंगे मैम टाइफाइड। जीवाणु क्या होता है, तो ये हमारी नंगी आंखों से आप इसे क्या कर सकते हैं, नेक्ड आई से इसको आप नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए क्या होता है, तो माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक आप बात समझ गए। ये संचारी रोग है। संचारी रोगी का मतलब एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति में फैलता है। टाइम देखिए कितना हो रहा, और क्या है, तो ये बैक्टीरिया द्वारा होने वाला है, मतलब जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग है। इससे जीवाणुओं को नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए क्या होता है, तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना
पड़ता है। इतनी चीज़ें आप समझ गए। ये प्रभावित किसे करता है? ये प्रभावित किस अंग को करता है? तो आप बताएंगे प्रभावी अंग, इसे आंत ज्वर कहते हैं। ये आंत को प्रभावित करता है, इसलिए इसे आंत ज्वर भी कहते हैं। कितने इसका पोषण जो होता है वो कितने उम्र के लोगों में होता है? तो ये जो 5 से लेके 20 साल के युवक युवतियों में क्या होता है, ये ज़्यादा होता है। वैसे सभी एज के लोगों को होने की संभावना रहती है। इसका जो इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है, उद्भवन काल, अब आप समझ गए ना, आपके अंदर इंटर कर गया और जब लक्षण पैदा किया 2 दिन 4 दिन 10 दिन, वही क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो आप बताएंगे मैम इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से लेके, ये सब इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन, ये सबको याद रखिएगा, 10 से लेके 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। कभी कभी ये क्या होता है 3 दिन से लेके क्या हो सकता है, तो ये 13 वीक तक भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा क्या सामान्यतः क्या होता है 10 से 14 दिन तक रहता है। वैसे 3 दिन से लेके 13 वीक तक भी ये हो सकता है, मतलब 3 महीने का पीरियड ये ले सकता है। ठीक है, समझ गए। इसकी पहचान किसने की? तो इसकी पहचान की थी 1854 में स्क्राइवन ने। किसने की थी? स्क्राइवन ने इसकी क्या की थी, तो पहचान की थी। किसकी? तो यही टाइफाइड के जो जीवाणु होते हैं इसकी। ठीक है, और आपने जान लिया ये। और ये जो टाइफाइड होता है उसके टाइप कितने होते हैं? तो आप बोलेंगे मैम 2 टाइप का होता है। एक टाइफाइड हो गया और एक क्या होता है, पैराटाइफाइड होता है। क्या होता है? पैराटाइफाइड होता है। ये क्या होता है? मृदु होता है, ये तीव्र होता है। इसमें कितने डिग्री का बुखार आता है? तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 101 से लेके 102 फ़ारेनहाइट। 1 मिनट रुके। इसमें 101 फ़ारेनहाइट से लेके 102 फ़ारेनहाइट तक भी बुखार आता है। हाँ, 101 से लेके 102 फ़ारेनहाइट तक बुखार आता है और 104 से 105 फ़ारेनहाइट तक भी बुखार आता है। तो आपको मैं बताई थी बुखार कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, एक एक्यूट बताई थी और एक क्रॉनिक बताई थी। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो मैं बोलेंगे मैम ये जो टाइफाइड है ये एक्यूट के अंतर्गत आएगा। कुछ टाइम तक रहता है, तेज रहता है और जल्दी समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये जो होता है गर्मी और वर्षा ऋतु में अधिक होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए। इसके जो जीवाणु है कहाँ बहुत तेज पनपते हैं, जो इसके जीवाणु है ये दूध से बने वस्तुओं में, जल के द्वारा, ठीक है, जल के द्वारा इत्यादि जो बर्फ में, भोजन में और मिट्टी में ये क्या करते हैं, तीव्र गति से ये फैलते हैं, उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और ये इसके वाहक क्या है? तो मक्खियाँ इसकी वाहक होती है। रोग अगर ये कहते हैं ना संक्रमण बीमारी कैसे होता है, मक्खियाँ इसकी वाहक होती है। जैसे कोई पेशेंट है वो टॉयलेट कर जाए, इसीलिए कहते हैं खुले में शौच नहीं करना चाहिए। आप किसी भी बीमारी से ग्रसित है, आपने शौच किया, मतलब आप स्टूल पास किए, टॉयलेट किए, लैट्रिन किए, तो मक्खियाँ वगैरह उस पर बैठेंगी तो वो क्या कि उस पर बैठी तो वहाँ से उस बैक्टीरिया को अपने ऊपर चिपका लें, फिर वो उठी भोजन पे चिपकी, वो टाइफाइड आपको भी हो गया। आप कहेंगे यार मैं तो स्वच्छ जल पी रहा था, मैं तो हर चीज़ बड़ा ध्यान से देखता हूँ, बहुत अवेयर रहता हूँ, चीज़ें बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ, मुझे कैसे हो गया? तो उन मक्खियाँ आपके भोजन पे बैठी है, जाने अनजाने में आप भी क्या हो गए, उस रोग से ग्रसित हो गए। समझ में आए? और ये मतलब कहाँ से आपके बॉडी में इंटर करते हैं? तो आप बोलेंगे मैम मुख से इंटर करते हैं और हमारे आंत पे जाकर के ये क्या करते हैं, हमारे गट पे जाकर के ये आक्रमण करते हैं, हमारी आंतों पे ये आक्रमण करते हैं। और ये किस कोशिका पर आक्रमण करते हैं? तो आप बताएंगे कि मैडम ये जो रेटिक्यूलोंडोथीलियल जो आपका ये जो कोशिका होती है, इसी पे क्या करते हैं, ये जाके आक्रमण करते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसके लिए तीन वैक्सीन लगाई जाती है। इसके लिए क्या होता है, 3 प्रकार की वैक्सीन यूज़ की जाती है। एक जो होती है मोनो एंटी टाइफाइड वैक्सीन, एक क्या होती है वाईवैलेंट, एक क्या होती है वाईवैलेंट एंटी टाइफाइड वैक्सीन, और एक क्या होती है टीएबी वैक्सीन होती है। जो मोनोवैलेंट एंटी टाइफाइड वैक्सीन होती है उसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इसी वैक्सीन को क्या कहते हैं, ये वाले, इस वैक्सीन को एकेडी वैक्सीन भी कहते हैं। चीज़ें आप समझ गए। अगर 2-3 बार वीडियो को देखिएगा आपको इतना समझ में आ जाएगा। कल मैं इसके आहार के बारे में आपसे चर्चा करूँगी जो वृंदा मैम की बुक में दिया हुआ है। कल मैं इसको एक बार और समझा दूंगी। अगर आज नहीं समझ में आएगा तो अगर जिसको समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और देखने के लिए आप लोग का बहुत धन्यवाद। टेक केयर।